नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। चुनाव आयोग सुबह 11:30 बजे विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। राज्य में मौजूदा सरकार का कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है। माना जा रहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में हो सकता है। कर्नाटक में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरे दमखम के साथ जुटी है। कर्नाटक में वोटर्स की संख्या 5.21 करोड़ है, जिसमें 2.59 करोड़ महिला वोटर्स शामिल हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश भी जारी करेगा। 225 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो जाएगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर कुछ दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य का दौरा किया था। चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया था। राज्य में 36 सीट अनुसूचित जाति के लिए और 15 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि देश का वस्तु और सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक 760 अरब डॉलर से अधिक हो जाने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में देश का कुल निर्यात 676 अरब डॉलर का था, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 500 अरब डॉलर का था। गोयल ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समय दुनिया मंदी, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ी हुई ब्याज दरों का सामना कर रही है, भारत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान बुनियादी आधार खड़ा करने पर रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक निर्बाध और सतत वृद्धि करती रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में भारत के प्रदर्शन ने आलोचकों को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं गर्व और प्रसन्नता से कह सकता हूं कि भारत ने चालू वित्त वर्ष में आज की तारीख में 750 अरब डॉलर का निर्यात आंकड़ा पार कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 31 मार्च को वित्त वर्ष के खत्म होने तक यह आंकड़ा 760 अरब डॉलर पार हो जाएगा। वहीं दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में बीते एक हफ्ते से कोरोना लगातार तेजी से पांव पसार रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर महामारी को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं बीते 24 घंटे में दिल्ली में आए कोरोना के आंकड़ों ने लोगों को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1811 कोविड टेस्ट में 214 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11.82% हो गया है। हाल ही में दिल्ली सहित देश के दूसरे राज्यों में कोरोना महामारी काफी नियंत्रित स्थिति में था। यहाँ तक कि लोगों ने यह मान लिया था कि अब कोरोना पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ साथ दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 11.82% तक पहुंच गया है, जो काफी हैरान करने वाला है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल 457 सक्रिय मरीजों की संख्या, जिनमें 47 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। वहीं उमेश पाल अपहरण कांड में सजा सुनाने के लिए भारी सुरक्षा में गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज आए माफिया डॉन अतीक अहमद अब वापस जा रहे हैं। उसे प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। इसके साथ 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद उसे वापस सड़क मार्ग से ही साबरमती ले जाया जा रहा है। फिलहाल उनका काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। यहाँ काफिले की गाड़ियों में इंजन भरवाया। प्रयागराज से चलकर अतीक का यह काफिला बुधवार की रात 9 बजे चित्रकूट पुलिस लाइन में रुका था। यहां खाना खाने के बाद करीब आधे घंटे बाद ही काफिले को फिर से आगे बढ़ाकर रवाना किया गया। अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा हुई है।
वहीं भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे आज वाराणसी पहुंच गई हैं। उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए सिंगर समर सिंह को दोषी ठहराया है। मधु दुबे का आरोप है कि समर सिंह ने अपने भाई के साथ मिलकर आकांक्षा की हत्या की है। तो वहीं अब आकांक्षा केस से जुड़े एक और वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि पुलिस की लापरवाही कैमरे में कैद हुई है। पुलिस आकांक्षा के शव को एम्बुलेंस में नहीं बल्कि एक टेम्पो में लेकर जा रही है। वहीं इस बीच कुछ ऑडियो भी सामने आए हैं जिनमें भोजपुरी गायिका निशा पांडे मृतक आकांक्षा की मां मधु दुबे से बात करती नजर आ रही हैं। मैं भी सिंगर हूँ इंडस्ट्री में। हाँ आंटी, आप आकांक्षा की मम्मा बोल रही हैं? हाँ। आंटी, आप लोग उसको लेकर के क्यों अभी मणिकर्णिका जा रही हैं? आप लोग अभी उसको क्यों लेके जा रहे हैं वहां पे? क्या करूँ फिर? आप पता है एक बार बच्ची जल जाएगी ना तो आपका केस दबा दिया जाएगा पैसे के बल पे। क्या करूँ? अभी पोस्टमार्टम से मुझे निकाल दिया, अभी कहाँ लेके जाऊँ? पोस्टमार्टम से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो? आप मीडिया वालों को बुला के लाइव आइए, मीडिया वालों के सामने लाइव आइए और कहिए वही पोस्टमार्टम, या थाने पे जाइए, आप थाने पे लेके बैठ जाइए कि मैं तब तक नहीं जलाऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपने जला दिया आपका केस खत्म हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। भाई रुको, थाने पे आप जाइए, वहीं आप बैठ जाइए, हमें उतर जा। थाने पे आप चले जाइए, उसको जलाइएगा नहीं आंटी। अगर हमारी आकांक्षा जल गई तो केस आपका दब जाएगा, आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा। केस दबा दिया जाएगा, केस दबा दिया जाएगा आंटी, आप थाने जाइए। चोरी चल गई तो आकांक्षा की सुनवाई नहीं होगा। कुछ नहीं, एक बार जल जाने के बाद, आप जल जाने के बाद क्या साबित करेंगे? मैं निशा पांडे हूँ, क्यों नहीं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? हाँ। वहीं देश के कई राज्यों में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सहित कई राज्यों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में भी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मार्च यानी आज से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। आज के दिन मौसम की बात करें तो दिल्ली में बादलों का डेरा रह सकता है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश, बर्फबारी की संभावना है। वहीं बिजनौर के थाना नुपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन चीनी मिल में पैनल के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों का बुरा हाल है। साथ ही परिजनों ने कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी। सूचना पर पहुंचे एसपी ग्रामीण राम अर्ज और क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया चांदपुर ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैसे हुआ, क्या कर रहा था? नीचे पैनल में चापा लगाने के लिए गया था। कब हुआ ये? 9 बजे के टाइम। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? प्रशासन। वहीं गोरखपुर के प्रेस क्लब में सर्राफा व्यापारी मंडल के व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सर्राफा व्यापार मंडल में कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाकर एक संगठन का संचालन कर रहे हैं, जबकि इसकी जानकारी ना व्यापारी नेताओं को है ना किसी और को। इस पर राजगीर दिखाते हुए सर्राफा व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से इसकी जांच की मांग की। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि ये असामाजिक तत्व समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। मंडल हमारा परसों हम लोग एक बड़ी बैठक किए जिसमें 50 लोग थे, और उस सर्राफा बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि गोरखपुर के अंदर जो भी माल व्यापारी बेचते हैं वह अपना जो स्टैंडर्ड मानक है सरकार का, उस मानक के अनुरूप माल बेचें। कोई भी आदमी अगर गलत करता है तो हम उसका नाम चिन्हित करेंगे और अपने एसोसिएशन की तरफ चिन्हित करने के बाद उसको हम अपने एसोसिएशन की तरफ से समझाएंगे, बात करेंगे
और वो कार्य बंद करेंगे। यह जो है अमर जौहरी ने जो माल मार्केट में बेच चुका है, हाँ, उसके लिए आप लोग क्या करें? जो अमर जौहरी, आपको बताएं, अमर जौहरी मेरे यहाँ रजिस्टर्ड। वह राजकीय इंटर कॉलेज के सामने बीएलजे ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन कर समाज में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की गई है। सामाजिक संगठन और सम्यक मूल मोर्चा के तत्वाधान में मोरिया के रेलवे ग्राउंड पर जुलूस लेकर पहुंचे सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और भूमि अधिकार जन आंदोलन के साथ धर्मगुरु अशोक नंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक ने कहा कि भूमिहीनों और गरीबों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत 5 बीघा जमीन दिया जाए। कहा कि जातीय जनगणना कराकर ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति को आबादी के अनुपात में नौकरियों और आरक्षण की बाकी सुविधाएं दी जाएं। तेजी आ रही है, इतनी गर्मी के बावजूद इतनी सारी पब्लिक धरने पर आई हुई है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि भूमिहीनों को, गरीबों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत 5 बीघे जमीन आवंटित, खतौनी के साथ आवंटित की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को लागू हुए 16 बरस से अधिक हो गया, लेकिन आज तक उस संहिता के तहत भूमिहीनों को जमीन आवंटित नहीं की गई और ना ही की जा रही है। इसलिए हम लोग आंदोलनरत हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तानाशाह हमेशा इस बात से डरता है कि लोग उसे डरना बंद कर देंगे। आज देश में कुछ इसी तरीके की घटनाएं हो रही हैं। दरअसल पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश ने बीजेपी को घेरा है और क्या कहा गया आप भी सुनिए। लंबी सूची है, चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो, स्टालिन हो, सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी से लेकर किम जोंग तक, और इन लोगों के काम करने के ढंग से हम सब परिचित हैं। फिल्म भी बनी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, वो सब उपलब्ध है। 2 काम इनके होते हैं। एक तो वह इस बात से बहुत डरता है कि लोग उससे डरना बंद ना कर दें। डरता इसलिए है कि लोग डरना बंद ना कर दें, और दूसरा वह अपने विरोधियों के मुंह बंद कर देना चाहते हैं, चुप करा देना चाहते हैं, और बात नहीं बनती तो रास्ते से हटाने के लिए किसी स्तर पर जा सकते हैं। और इतिहास में इस घटना से हम सब। वहीं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके चलते कांग्रेस आने वाले दिनों में मशाल मार्च करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 30 दिन ब्लॉक स्तर पर, राज्यों के स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। इस दिन को लेकर त्रिस्तरीय जय भारत सत्याग्रह का आयोजन किया जाएगा। ये ब्लॉक के स्तर पर होगा, राज्यों के स्तर पर होगा और एक राष्ट्रीय स्तर पर जय भारत सत्याग्रह का आयोजन भी किया जाएगा। ये अगले 30 दिनों में हमारे संगठन की ओर से आप देखेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, सभी इस सत्याग्रह में भाग लेंगे। ब्लॉक के स्तर पर होगा, राज्य के स्तर पर होगा और राष्ट्रीय स्तर। वहीं बीजेपी प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा ऐलान किया गया, जिसके तहत भाजपा ओबीसी मोर्चा अपने गांव चलो, घर घर चलो अभियान के तहत देश के सभी राज्यों में 1 लाख गांव तक जाएगा और बीजेपी कार्यकर्ता 1 करोड़ घरों में संपर्क करेंगे। राष्ट्रीय अभियान गांव गांव चलो, घर घर चलो के तहत मोर्चा देश के सभी राज्यों में लगभग 1 लाख गांव तक जाएगा और हमारे कार्यकर्ता लगभग 1 करोड़ घरों तक
संपर्क करेंगे। ये अभियान पार्टी स्थापना दिवस 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती उत्सव तक, बीच में 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती महोत्सव दिवस मनाता है। ये तीनों दिवस भी हमारे ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ता गांवों में मनाएंगे और 6 अप्रैल हमारा गांव-गांव चलो अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने मनेसर हरियाणा प्रदेश से शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल में ओबीसी समाज को किस तरह मान सम्मान बढ़ाया और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया और कहीं योजना जो गरीब तबके के लिए, ओबीसी समाज के लिए मोदी जी ने योजना बनाया और उपलब्धियां, ये सभी आम व्यक्ति तक जो ओबीसी समाज के और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी को बार बार उनके जाति के नाम पर टिप्पणी देना, उनके जाति के नाम पर आपत्तिजनक शब्द अपशब्द उपयोग करना, ये कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी नेहरू फैमिली को ये आदत पड़ेगी। इसलिए हम ये अभियान के अंदर इन मुद्दों के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को माफी मांगने का डिमांड भी लोगों के बीच में लेते हुए हर गांव में चौपाल के पास संवाद करेंगे लोगों के साथ, किस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और नेहरू से लेकर कांग्रेस और मोदी जी ने और किस तरह ओबीसी समाज को मान्यता दिएगा, ये भी हम जरूर तुलना करेंगे। आने वाले आगामी चुनाव में ओबीसी मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पर जो ओबीसी मोर्चा गठित हुआ, सक्रिय जो भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जरूर ओबीसी समाज का समर्थन पाते हुए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी ओबीसी समाज का समर्थन प्राप्त करते हुए। खबर लखनऊ से है, जहां 6 साल यूपी खुशहाल की होर्डिंग में देश के पीएम और यूपी के सीएम की तस्वीरें उल्टी देखने को मिली। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में NH4 हाईवे किनारे लगी एक होर्डिंग में पीएम और सीएम की उल्टी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं यूपी के बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर एसडीएम तहसीलदार को दिशा निर्देश भी दिया। वहीं उन्होंने इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनकर जल्द निपटाने के एसडीएम तहसीलदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जगहों पे ताकि चीजें पारदर्शिता बने। और मैंने ये भी देखा है कि कई किसान जमीन पे फर्श पे बैठे हुए थे। मैंने इस साहब से अनुरोध किया है और उनके पास पैसा भी है कि वहाँ बेंचेज वगैरह। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।